गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं? टुडे इवनिंग रनिंग चैलेंज डे 45 एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 9 मिनट्स। आज देख सकते हैं रनिंग कंप्लीट करने से पहले पूरा शरीर पसीना से भीग चुका है, तो आप गर्मी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए फिर भी हम आज चैलेंज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके। So after running challenge completed day 45 and running duration 1 hour 9 minutes। देख सकते हैं काफ़ी बुरा दिन रहा। जैसे जैसे आपका रनिंग चैलेंज बढ़ते जा रहा है, डेली रनिंग चैलेंज बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आपका गर्मी भी अपना प्रकोप बढ़ा रहा है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि इधर समय भी बढ़ रहा है, इधर गर्मी भी बढ़ रहा है और शरीर से एनर्जी डेली कम होते जा रहा है। तो चलिए फिर भी डेली किसी न किसी करके तरह चैलेंज अच्छे से कंप्लीट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में किसी तरह का आपका रुकावट आ रहा है। रुकावट तभी आ सकती है, बीच में रुका तभी जा सकता है जब कोई अचानक क्या कहते हैं इमरजेंसी हो या आपका बारिश आ जाए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ जब तक आपका चैलेंज ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ज़रूर बारिश ना हो, तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मेरा जो भी चैलेंज है उसे कंप्लीट करने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो बेसिकली आज हेल्थ से रिलेटेड पहले कुछ बात करेंगे, उसके बाद काम से रिलेटेड आपको बात करेंगे। ओके, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा आज का, क्योंकि कुछ दूसरा काम है आज। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं। अभी के समय में प्लास्टिक जो वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी समस्या बना हुआ है, और जिस तरह से हम प्लास्टिक से पोल्यूशन फैला रहे हैं, उस तरह से आने वाले समय में काफ़ी इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, और कीमत चुका ही रहे हैं। क्योंकि हाल ही में चाइना में एक जो इंजीनियर थे, तो उनका जब ब्लड में देखा गया तो माइक्रो प्लास्टिक मिला। तो अब आप सोच रहे होंगे माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है। तो माइक्रो सिंपल समझ लीजिए, जैसा कि आप जीवाणु विषाणु होता है तो उसे बिना आप स्कोप का नहीं देख सकते हैं। ओके, तो उसी तरह माइक्रो प्लास्टिक होता है जिसे आपको सूक्ष्मतर से देखना पड़ता है। ओके, तो माइक्रो प्लास्टिक आपके डेली तो हवा के माध्यम से, आपके खाने के माध्यम से या किसी न किसी तरह के माध्यम से आपका डेली आपके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम होता जा रहा है। खासकर अभी के समय में जो भी आप ज़्यादा जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो कॉस्मेटिक में भी माइक्रो प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं काफ़ी चिंता का विषय है कि अगर आप जो भी गर्ल्स हो या जो भी ओठलाली जैसे लगाते हैं, तो ओठलाली तो कहीं न कहीं आपका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो कैंसर का कारण भी आपका धीरे धीरे बनता है। क्योंकि जब आप ओठलाली अपने ओठ में लगा लेते हैं तो वहाँ पे जो भी जितना ही आप बोलते हैं ना कि ये मेरा सबसे लंबा, ये नहीं ज़्यादा सबसे लंबा ओठलाली जाएगा, मतलब ओठ में चपके रहेगा। तो यानी जितना ही देर तक आप कोई भी ओठलाली लगाते हैं तो वहाँ का कोशिका बेसिकली शोषण नहीं कर पाता है, और देखते हैं कि अधिकतर जो लेडीज होती हैं तो उनका ओठ काला पड़ जाता है। तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि वहाँ का जो भी सेल होता है वो डेड हो जाता है, और डेड हो जाने के कारण वो काला पड़ना ही है। आप भी जानते हैं कोई भी चीज़ मर जाती है तो वो तो काला ही पड़ेगा ही। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप ज़रूर ओठलाली से आप बच सकते हैं। यानी आप कम से कम ओठलाली का है या जितने भी आप कॉस्मेटिक चीज़ यूज कर रहे हैं, आप कम से कम यूज कीजिए, जिससे कि आपका आप जो भी बीमारी है उससे बच सके। ओके,
तो देखा जाए तो अभी के समय में जो भी गर्ल्स है या जो भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सुरक्षा खुद से ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरली रहने का कोशिश करें। नेचुरल चीज़ यूज कर सकते हैं, जहाँ से आपका जो तेल जो भी नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना होता है, एलोवेरा से जैसे हो गया, यानी आप ज़रूर कोई भी आप अच्छे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कॉस्मेटिक लगाना छोड़ ही दें, क्योंकि आप अच्छे ब्रांड के लगाइएगा तो आपका कोई हानि नहीं पहुंचाता है। और उसमें ज़रूर आप देख लीजिएगा, आप एजुकेटेड है तो उसमें जो भी हानिकारक होते हैं उसमें सभी मेंशन होता है कि क्या किस चीज़ से मिलकर बना है, क्या क्या डाला है, कितना मात्रा में है। ओके, तो जो एबल क्या कहते हैं, जिनके पास योग्य है, जो पैसा कमाते हैं, तो वो फॉरएवर का जो कि वर्ल्ड वाइड बेस्ट ब्रांड है, फॉरएवर का कॉस्मेटिक यूज कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि फॉरएवर ही क्यों यूज करना चाहिए। तो मैं बोला कि जो एबल है, तो सिंपल सी बात है, जो एबल है तो वो अच्छा ही चीज़ यूज करना चाहेगा, जिससे ना ही आने वाले समय में कोई बीमारी हो, ना ही किसी तरह का दिक्कत का सामना करना पड़े। ओके, और हमेशा जो भी उनका स्किन का ग्लो बना रहे, चाहे मेंस हो या चाहे वुमेन्स हो। ओके, तो आप उठा लीजिए में आप एलोवेरा फॉरएवर एलोवेरा लिप्स यूज कर सकते हैं, जहाँ बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और कहीं न कहीं आप जितना ही नेचुरली रहिएगा, प्राकृतिक सौंदर्य में रहिएगा, उतना ही आपका क्या कहते हैं, जो कुछ घंटों के लिए आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं, उससे आप बेहतर कहीं न कहीं आप एक समय धीरे धीरे आपका चेहरा ग्लो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए पानी कंज्यूम कीजिए, ताकि शरीर से आपके पसीना के माध्यम से जो भी आपके शरीर में क्या कहते हैं दूषित पदार्थ है वो निकल सके ज़्यादा से ज़्यादा। और जितना ही आपके शरीर के सभी जो आप देख सकते हैं, जो भी छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है जो जिससे पसीना निकलती है, तो जैसे मेरे सभी जगह से आप देख सकते हैं, माउथ से, सभी चेहरे से, हर एक जगह से पसीना निकल रहा है। तो यानी जब पसीना आप निकलेगा तो आपका चेहरा ऑटोमेटिक आपका ग्लो होगा। ओके, और इसके लिए आप ज़रूर मेहनत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रनिंग ही कीजिए। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम कीजिए, खासकर गर्मी में, और भी नेचुरल चीज़ का उपयोग करें, ताकि आप हेल्थी के साथ साथ वेल्थी भी रहें, क्योंकि हेल्थ रहेगा तो हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है आज के समय में। अगर आप कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित होंगे तो उन्हें समझ में आ चुका होगा कि अगर बीमारी हो गई तो आपके पास भले ही कितना ही पैसा हो, कोई उसका मायने नहीं रखता है। ओके, तो चलिए, समय समय पर प्रकृति हमें सिखाती है कि आप जितना ही ज़्यादा प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, आपको प्रकृति भी समय पे याद दिला देती है कि मैं ही हूँ। ओके, और मुझसे ज़्यादा आगे कोई नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर वे हाल ही में अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, तो वेनेजुएला में एक लास्ट ग्लेशियर था, तो वो भी पिघल कर समाप्त हो गया। तो ग्लेशियर का मेन इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, कोई भी बेसिकली ग्लेशियर होता क्या है। तो जैसे जैसे आप जितना ही ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे पहाड़ जितना ही ऊंचा रहेगा, तो उसमें ऊपर जितना ही हाइट में जाएंगे, आपका जो टेम्परेचर होता है कम होते जाता है, जिसके कारण से ऊपर आपका पहाड़ों में ग्लेशियर जम जाता है, यानी बर्फ़ गिरता है और गिर जाता है, वो ग्लेशियर के रूप में बढ़ते जाता है दिन प्रतिदिन, और भारी मात्रा में ग्लेशियर उसमें पाया जाता है। और ग्लेशियर का मेन इम्पोर्टेंट यही है कि जितना ही ज़्यादा ग्लेशियर रहेगा, उतना ही आपका जो भी है, जिस भी देश में ज़्यादा ग्लेशियर रहेगा, आपका जितनी भी नदियाँ हैं वो हमेशा
सदा नीरा रहेगी। सदा नीरा कहने का मतलब सालों भर उसमें पानी आता रहेगा, यानी ग्लेशियर के पिघलने से ही आपका नदियों में आपका मीठे जल का सोर्स उस सभी ग्लेशियर के पिघलने से ही आता है। तो मान लीजिए कोई भी देश में एक भी ग्लेशियर ना हो और तो समझ सकते हैं कितना बड़ा पानी का खतरा है। जब ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो ना ही कोई नदी में पानी रहेगा, और पानी नहीं रहेगा तो मीठा जल नहीं रहेगा, मीठा जल नहीं रहेगा तो पीने का पानी का समस्या आप ऐसा ही लगा सकते हैं, क्योंकि आप समुद्र के खारे पानी को तो आप पी नहीं सकते और उसे सफाई करने में काफ़ी पैसा लगता है। तो वेनेजुएला तो वैसे ही आपका इतना लाखों % आपका उसमें महंगाई है। तो लाखों % महंगाई है तो आप जान सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरफ से सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरली चीज़ों का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो हमारे जो भी है त्वचा में 3 लेयर्स होते हैं, और हर 15 दिन में हमारा जो बाहरी त्वचा होता है तो उसका क्या कहते हैं वो चला जाता है, मतलब हर बाहरी 15 दिन में आपका कहते हैं ना जो आपका सांप होता है उसका क्या कहते हैं केचुल निकलता है। उसी तरह आपका हर 15 दिन में आपका नया जो त्वचा है बाहर आ जाता है, और ये आपको पता नहीं चलता है। ओके, तो ये अच्छी बात है। और जितना ही आप नेचुरली रहेंगे, आप जितना ही कम से कम कॉस्मेटिक यूज करेंगे, जितना ही कम से कम आप यूज करिए। यूज करने से कोई मना नहीं कर रहा है, आप बेसिकली अच्छी चीज़ों का यूज करें, कि कम दाम के चक्कर में आप खुद का नुकसान करेंगे। और ये काफ़ी सोचने वाली विषय है कि माइक्रो प्लास्टिक आपका मान लीजिए पानी के माध्यम से तो हम इंटेक कर ही रहे, खाने के माध्यम से इंटेक कर ही रहे, जो हवा ले रहे हैं उसके माध्यम से माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। अब वो मेन है कि आपका ब्लड में भी पा लिया गया है। तो ब्लड में पा लिया गया तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड आपके पूरे शरीर में छोटे छोटे किसका से लेके कितना छोटे छोटे नस के माध्यम से, वेन के माध्यम से आपका प्रवाहित होता है। और कहीं पे माइक्रो प्लास्टिक वहाँ पे जाके क्या कहते हैं रुकावट डाल दिया, बाहर डाल दिया, तो आप समझ सकते हैं हार्ट अटैक आना तो लाजमी है ना। तो ये सभी आप देखते हैं कि अचानक कोई मर गया, किसी का अचानक हार्ट अटैक आ गया, तो अचानक जो होता है कि एक हट्ठा कट्ठा व्यक्ति जो बिल्कुल युवा व्यक्ति जिसे हार्ट अटैक आ जाता है, तो लोग सोचने में विवश हो जाते हैं कि इतना युवा व्यक्ति कैसे मर गया, कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस बीमारी है, और आजकल जितना हम ज़्यादा चीज़ें यूज कर रहे हैं वो ना ही 100% सुरक्षित है, और ना ही पोषण खाना खा रहे हैं। किसी भी चीज़ में हर चीज़ में मिलावटी है, और ऊपर से पोल्यूशन इतना है कि आपका कहा नहीं जा सकता है। ओके, तो आप फिर भी अपने तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा और ख्याल रखिए अपना हेल्थ का। और ख़ासकर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको नमक कम से कम इंटेक करना है, कम से कम डेली 5 ग्राम WHO के अनुसार। और इंडिया में मैंने बोला था कहीं कहीं 10-10 ग्राम आपका औसतन नमक डेली इंटेक किया जाता है। तो मान लीजिए आप 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा नमक आप इंटेक कर रहे हैं डेली, तो आपका शरीर क्या होगा? क्या आप बीमारी को नहीं बुलावा दे रहे हैं? तो वही है कि हम अपने गलती से धीरे धीरे जितना ही सीखेंगे उतना ही अभी आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो बीमारी का कोई और नहीं है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो ये ना सोचिएगा कि बुढ़ापे में ही बीमारी आने वाली है, और जो हम हो सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का हम लोग इन्वायरमेंट में हैं, जिस तरह का खाना खा रहे हैं, उससे हम डेली कहीं न कहीं बड़ी बीमारियों का बुलावा दे रहे हैं। तो इससे बचने का सिंपल सा उपाय है कि या तो जो भी
कहते हैं ना कार्बन इमिशन ज़ीरो करना है। तो कार्बन इमिशन ज़ीरो करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जितने भी कोल फैक्ट्री है या जितने भी फैक्ट्रियाँ है, जितने भी आपका बिजली घर है, उसमें कोयला का जलाया ही नहीं जाए। कार्बन इमिशन ज़ीरो करने का मतलब ये होता है कि आप जितना यूज करें, कार्बन उत्सर्जन करें, उतना ही आप कार्बन को समाप्त भी करें। अब कार्बन कैसे समाप्त होगा, यानी उसे कैसे हटाया जाएगा, यानी आप जितना ही कार्बन, मान लीजिए आप उत्सर्जित आप फैक्ट्री से होता है, आपका बिजली बनाते हैं, अधिकतर 50% ऊपर आपका बिजली का उत्पादन आपका कोयला से होता है। तो कोयला जलेगा तो सिंपल सी बात है, कार्बन तो उत्सर्जन होगा ही। और जितने भी विकासशील देश है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगता है, और फैक्ट्री में लगेगा तो वहाँ पे तो फिर से कार्बन का किसी न किसी तरह का प्रदूषण होता ही है। ओके, तो इसके लिए आप या तो रिन्यूएबल एनर्जी उतना ही पैदा कर दीजिए, और या आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा दीजिए, तो जिससे बैलेंस दोनों को 50-50 कर दीजिए। यानी कार्बन अगर 50% उत्सर्जन करे तो 50% उसको काटने के लिए 50% उसका सोल्यूशन भी निकाल दीजिए, ताकि दोनों बराबर रहे और कार्बन इमिशन ज़ीरो हो सके। ऐसा होगा तो जितने भी विकसित देश है, तो उन्होंने 2000 कई लोगों ने, अमेरिका हुआ चाहे चाइना हुआ, चाइना तो 2060 तक शायद कार्बन इमिशन ज़ीरो करने का लक्ष्य बनाया था, और इंडिया भी 2060 शायद, और 2047 का इंडिया का जो है विकसित भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत रहेगा, बन जाएंगे हम लोग। और विकसित भारत का सिंपल सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा इंडिया में, और इंडिया में ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क हो रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट से आप रिलेटेड रखते हैं, यानी शेयर मार्केट में आप कुछ चाहते हैं पैसा निकालना, बनाना, तो आप समझ सकते हैं कि किस सेक्टर में आने वाला समय में अगर ये गवर्नमेंट आई फिर से, मोदी गवर्नमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से वर्क कर चल रहा है, उससे कई गुने और वर्क चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप होगा। और बिल्डअप होगा तो आप जान सकते हैं छड़, सीमेंट, गिट्टी जो भी होता है उसमें लगेगा ही। तो आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है कि आप किसका शेयर ले सकते हैं और किस कंपनी का शेयर बढ़ सकता है। क्योंकि इशारा ही काफ़ी है जो शेयर मार्केट में अपना रुचि रखते हैं, जो कुछ जानते हैं। तो क्योंकि अभी का जैसे ही पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया, तो आपका जो इंडिया शेयर मार्केट है उसका 5 ट्रिलियन हो चुका है उसका वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं 5 ट्रिलियन आपका इंडिया का इकोनॉमिक नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में उतना पैसा है। तो इंडिया में पैसे की कमी नहीं है। तो चलिए ऐसा ही ग्रोथ होता जाए तो वो अच्छी बात है, और 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। तो विकसित भारत का ही मतलब होता है कि अगर आप यूएनओ का रिपोर्ट के अनुसार माने तो आपको हर प्रत्येक व्यक्ति को कितना एक दिन में उसका मेहनताना मिलना चाहिए, कितना खर्च करेगा, तो आपका विकसित भारत में वो काउंट होने लगेगा। तो यानी आने वाले समय में सभी लोग अच्छे से अर्न करेंगे, खाएंगे, और एक उन्नत एक स्टेप ऊपर अपना जो भी है जीविका चलाएंगे। तो ये अच्छी बात है सभी का। 2047 तक चलिए विकसित भारत हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा है, और आपका भी योगदान उसमें रहेगा, हम लोग का भी योगदान रहेगा। तो चलिए सभी अपना अपना योगदान दीजिए और इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और ख़ासकर इंडिया को आगे बढ़ाने से पहले आप खुद के स्वास्थ्य में ध्यान दीजिए, ताकि आप हेल्थी रह सके। क्योंकि अगर जो भी इंडिया का सबसे युवाओं का देश है इंडिया, लेकिन सभी युवा हेल्थी ही नहीं रहेंगे तो फिर से इंडिया को आगे बढ़ने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, और 2047 तक वो टारगेट नहीं हो पाएगा। ओके, तो आप सभी युवा हो या जो भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ में ध्यान दीजिए, और हेल्थ में ध्यान दीजिएगा, फिट रहिएगा, तो आप ऑटोमेटिक सिंपल सी बात है, आप जो भी प्रोफेशन में है आप उससे अच्छे से वर्क कीजिएगा और अपने प्रोफेशन में बेस्ट दीजिएगा, और आगे आप टॉप पे पहुंच पाइएगा। ओके, तो चलिए हम इतना ही रखते हैं आज के
फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। ओके, सो थैंक यू।